तो दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मनी के बारे में भी पढ़ लिया। इसके साथ साथ हम लोगों ने बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझ लिया है। साथ साथ हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में भी पढ़ लिया। बच गया आपका फाइनेंशियल मार्केट। तो चलिए फाइनेंस को भी देख लेते हैं, समझते हैं इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को। दोस्तों ये ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं है लेकिन है बड़े काम का, तो चीज़ों को आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों फाइनेंशियल मार्केट की बात होगी ना, तो ये एक तरीके से ब्रिज का काम करता है। किन दो लोगों के बीच में ब्रिज का काम करता है? तो एक तो आप जैसे लोग हैं जिनके पास है कुछ सेविंग्स। अब इस सेविंग्स का क्या करोगे आप? या तो आप बैंक जाओगे। बैंक में अगर आपने डिपॉजिट किया तो फिर बैंक आपको देगा इंटरेस्ट, है ना? लेकिन ये इंटरेस्ट उतना ज़्यादा नहीं होता है। आप चाहो तो इसी सेविंग्स को लेके मार्केट में उतर सकते हो। मार्केट में उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको फाइनेंशियल मार्केट में आना पड़ेगा। फाइनेंशियल मार्केट आपको मिलाएगा इन जैसे लोगों से। कौन है ये लोग? तो एक तो हैं आपको कॉर्पोरेट्स यानी कि अंबानी जी, ठीक है। इनको किस लिए पैसे की जरूरत है? तो अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए। दूसरे हैं गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्यों पैसा चाहिए होगा? तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए और भी स्पेंडिंग के लिए गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए होता है ना? अब यहाँ पे पैसा आपका दो तरीके से आएगा। एक तो आप अंबानी साहब से सीधा शेयर खरीद लो, तो फिर क्या हो गए? तो आप हो गए इनके पार्टनर। तो फिर अंबानी साहब प्रॉफिट बनाएंगे तो फिर आपको हिस्सा मिलेगा। अगर अंबानी साहब घाटे में जा रहे हैं तो फिर आपको भी घाटा सहना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि प्रॉफिट और लॉस के साथ साथ ओवरऑल आप रिस्क भी झेल रहे होगे। गवर्नमेंट के पास आ जाओ, तो गवर्नमेंट के अगर आपने शेयर लिया तो फिर अगेन आप पार्टनर हो। और दूसरा ये है, जो अगर आप उधार देते हो जिसको हम लोग डेट कहते हैं, तो फिर आपको एक इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर इंटरेस्ट रेट तय हो गया है तो अच्छी बात है, उसी रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर वो इन्फ्लेशन से इंडेक्स्ड है तो इसका मतलब ये हुआ जो महंगाई काट के आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो फिर यानी कि आपका इंटरेस्ट जो होगा वो इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्टेड होगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट में ऐसे पैसे बनते हैं। फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है कैपिटल मार्केट, जहाँ पे आपको लंबा पैसा चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, यानी कि एक साल से ज़्यादा। दूसरा है मनी मार्केट, यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट को फिलफिल किया जाता है, जो कि एक साल से कम तक का समय को शॉर्ट टर्म कहा जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनी मार्केट में। मनी मार्केट का सबसे बड़ा रेगुलेटर होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आपने जो भी खेल देखा था जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खेलती है, वो मनी मार्केट में ही बेसिकली खेलती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जैसे ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, अभी भी समझेंगे। इसके अलावा कैश मैनेजमेंट बिल, कॉमर्शियल पेपर्स, कॉल मनी, ठीक है। क्या होते हैं ये सब चीज़? एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? तो दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में अगर ये पूछा जाएगा जो इशू कौन करता है, तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू करता है। लेकिन अगर इशूअर पूछा जाएगा, जो इशूअर कौन है जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे इशू करता है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस लिए इशू होता है? तो भाई गवर्नमेंट का जितना भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए ट्रेजरी बिल लाया जाता है। मेच्योरिटी की बात करें तो 91 डेज, 182 डेज एंड 364 डेज, ठीक है। इसको जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई इंटरेस्ट का खेल नहीं होता है। तो जब इंटरेस्ट का खेल नहीं होता है तो फिर आपको मुनाफा कैसे होगा? वो ऐसे होगा, जो भी आप बॉन्ड ले रहे हो, मान लो आप 100 रुपए का बॉन्ड ले रहे हो, तो 100 रुपया हो गया आपका फेस वैल्यू, है ना? लेकिन ये बॉन्ड आपको मिलेगा 90 रुपए में, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस में मिलता है, ठीक है। तो पूछते हैं कभी कभी सवाल, ये बात आपको समझना होगा, ठीक है। तो जब भी आपने 90 रुपए की चीजें खरीदी हैं, मेच्योरिटी के समय में ये आपको 100 रुपये मिलेगा, यानी कि फेस वैल्यू ही मिलेगा। इस तरीके से ट्रेजरी बिल काम करता है। दोस्तों कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी क्या होता है? तो देखो, मान लो हो आप एक बैंक, ठीक है। अचानक से आपका पैसा हो गया कम। कहाँ जाओगे? तो जाओ यार दूसरे बैंक से पैसे मांग लो। कहाँ मांगोगे? तो फिर मनी मार्केट में ही मांगोगे। एक दिन के लिए मांगोगे ओवरनाइट, ताकि आप अपना जो एवरेज डेली बैलेंस जो है, जो आरबीआई चाहती है जो आप मेंटेन करके रखो, ठीक है, जो सारे नॉर्म्स आप फिलफिल करके रखो, तो इसके लिए अगर आप एक दिन के लिए पैसे मांगोगे तो इसको कहते हैं कॉल मनी, यानी कि इमीडिएटली आपको पैसे मिल जाने हैं। नोटिस मनी क्या होता है? तो भाई नोटिस मनी ये है जो आपको 2 से लेकर 14 दिन तक पैसे दिए जा सकते हैं, ठीक है। टर्म मनी की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे कीवर्ड देख रहे हैं टर्म, तो यानी कि इसका मतलब यह है जो 14 डेज से ज़्यादा जो पैसा अगर आप उठाओगे, ठीक है, तो इसको टर्म मनी कहा जाता है। सारा खेल मनी मार्केट में ही हो रहा है, यानी कि शॉर्ट टर्म मनी सप्लाई को ही देखा जा रहा है।
दोस्तों कॉमर्शियल पेपर क्या होता है? तो ये एक तरीके का अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट होता है। अनसिक्योर्ड इसीलिए क्योंकि इसके पीछे में कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती है, ठीक है। और बड़ी बड़ी कंपनियां इसको इशू करती हैं, किस लिए? ताकि अपना वर्किंग कैपिटल नीड्स को फुलफिल कर सकें। समझ में आया? तो काम में रुकावट नहीं आए, इसके लिए वर्किंग कैपिटल नीड्स जो है वो कॉमर्शियल पेपर के थ्रू फुलफिल किया जाता है। इंटरेस्ट ठीक ठाक इसमें मिल जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की बात करें तो ये आपको बैंक जारी करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी जारी करती हैं, और यहाँ पे मिनिमम अमाउंट जो है ना वो 5 लाख या फिर उसी के मल्टीपल में ये होता है, यानी कि हैवी आपको अमाउंट यहाँ से लिफ्ट किया जाता है, बोरो किया जाता है, ठीक है। और उसी हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलता है जो कि बेसिकली किसी भी सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर आपने सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ले लिया, ठीक है, तो फिर आप इसको लेके आगे इसी को ट्रेड भी कर सकते हो। समझ में आया? इन सेकेंडरी मार्केट। दोस्तों कैपिटल मार्केट की बात कर लेते हैं। कैपिटल मार्केट क्या होता है? तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, मनी मार्केट था शॉर्ट टर्म मनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, वहाँ पे मेन खिलाड़ी था आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कैपिटल मार्केट में आप लॉन्ग टर्म में पैसा अगर किसी भी कंपनी को चाहिए होगा या फिर आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है, तो फिर आप कैपिटल मार्केट के थ्रू ये सारे खेल खेलोगे। यहाँ पे एक अलग से बॉडी बनाई गई है जो इन सभी मार्केट का निगरानी रखती है, जिसका नाम है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये क्या होती है? तो बेसिकली ये आपके स्टॉक मार्केट में नज़र रखती है ताकि कुछ भी गड़बड़ियाँ ना हो, हर्षद मेहता जैसे लोग ना आ जाएं, नीरव मोदी जैसे लोग ना आ जाएं, उसके लिए सेबी एक संस्थान बनाई गई है जो कि बेसिकली एक रेगुलेटर का काम करती है। इसके बारे में हमें अभी पढ़ना है थोड़ी देर में। दोस्तों अब कैपिटल मार्केट के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है आपका प्राइमरी मार्केट, ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। मान लो आप एक कंपनी हो, ठीक है, मान लो आप जोमेटो हो, ठीक है। आपने ये सोचा जो भाई चलो मार्केट से पैसा उठाया जाए, यानी कि इससे इससे पहले आपको मार्केट में लिस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे पहला जब आप शेयर निकालोगे तो इसको कहेंगे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये सारा खेल होगा प्राइमरी मार्केट में। अब इसको प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट को समझने का सबसे अच्छा ये तरीका होगा, जो चलिए एक एक करके एक कंपनी कैसे पैसे बनाती है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में, उसी को समझ लेते हैं। दोस्तों जोमेटो ने ये सोचा जो चलो भाई अब अपने आप को लिस्ट किया जाए। तो जोमेटो क्या करेगी, ये सेबी के पास जाएगी और बोलेगी जो देखिए सर ऐसा है, जो हमें अपने आप को लिस्ट करना है, शेयर मार्केट में लिस्ट करना है। तो सेबी कहेगी जो पहले तुम्हें प्राइमरी मार्केट में अपना कदम रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे रखोगे? तो ऐसे रखोगे जो तुम सबसे पहले अपना रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जारी करो। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में आप अपनी कंपनी के बारे में बताते हो, तो बेसिकली कंपनी का बायो डेटा, कितना प्रॉफिट बना रहे हो, कैसे बना रहे हो, सारी चीज़ें आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में लिख के दोगे। अपने आगे के फ्यूचर गोल्स के बारे में लिखोगे, आप पैसा क्यों उठाना चाहते हो ये सारी चीज़ें लिखोगे। इसको कौन पढ़ेगा? तो इसको हम और आप जैसे लोग पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? तो ये चीज़ें वेबसाइट पे डाली जाएंगी, पब्लिक डोमेन में डाली जाएंगी। समझ में आया? अब रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आ गया, अब इसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं सेबी वगैरह बैठ के जो भाई आपके शेयर का प्राइस क्या होगा। समझ में आया? तो इनिशियल प्राइस पहले डिसाइड होता है और इसी इनिशियल प्राइस को हम लोग कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब ये लेके आपको प्राइमरी मार्केट में कोई भी कंपनी उतर जाती है, यानी कि पहला जो शेयर निकलेगा वो निकलेगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का। अब जैसे 2021 में एलआईसी ने आईपीओ लॉन्च किया था और इससे सरकार ने 21,000 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, मतलब बेसिकली 21,000 करोड़ आईपीओ से बनाए थे, ठीक है। तो मान लो आपने जोमेटो का आईपीओ खरीद लिया, एक प्राइस पे खरीद लिया। अब ये खरीदोगे कैसे? तो भाई आपका जो भी शेयर है ना वो बताया जाएगा जो इतना शेयर है, ये इतने प्राइस पे है और इतना मिनिमम रिक्वायरमेंट है जो आपको लेना ही पड़ेगा, और आ जाओ आप ले लो, ठीक है। और उसके बाद आपका ऑक्शन के बेसिस पे, यानी कि किसी भी तरीके से इसका अलॉटमेंट होता है, यानी कि बेसिकली चूज़ किया जाएगा जो आपको ये शेयर मिलेगा या नहीं मिलेगा, आईपीओ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिल गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपका पैसा वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। ये पैसा कहाँ जाता है? ये पैसा डायरेक्टली कंपनी को जाता है। क्लियर है? अब आप हो गए शेयर होल्डर, किसके? जोमेटो के। उसके बाद क्या होगा? तो फिर जोमेटो जो है वो अब सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज में
लिस्ट हो जाएगा। अब जैसे बीएसई, एनएसई, अब चाहो तो आप अपना शेयर जो आपने आईपीओ के थ्रू खरीदा था वो बेच सकते हो यहाँ पे। अब ये मार्केट में कंटिन्यू कर जाएगा। तो इस तरीके से सारा खेल होता है। समझ में आ गया? तो फिर आपने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, गिल्ट एज्ड मार्केट क्या होता है? तो गिल्ट का मतलब ये होता है ना, जो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर है उस पे अगर सोने की परत चढ़ी हुई हो, गोल्डन हो, ठीक है, इसी को हम लोग गिल्ट कहते हैं, गिल्ट एज्ड। आपने अक्सर कोई डायरी वगैरह देखा होगा जो कि बेसिकली गिल्ट एज्ड होता है, यानी कि इस पे एक तरीके से चमकीला गोल्डन कलर की परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो वहीं से ये वर्ड आया है गिल्ट एज्ड। क्या होता है ये? तो बेसिकली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो मार्केट में ट्रेड होती है ना, तो इसको हम लोग गिल्ट एज्ड मार्केट कहते हैं। गिल्ट किस लिए कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल है। जब गवर्नमेंट खुद ही आपको सपोर्ट करने को तैयार है, बैकिंग करने को तैयार है, जो भाई ऐसा है जो आप खरीदो, मेरी सिक्योरिटीज को खरीदो, कुछ भी होगा तो मैं खड़ा हूं, मैं आपको ये पैसे ला कर दूंगा। तो फिर ऐसे पैसे में इन्वेस्ट करना आसान हो जाता है। लेकिन दिक्कत ये होती है, जो गवर्नमेंट आपको ज़्यादा इंटरेस्ट भी ऑफर नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क जो है वो नेग्लिजिबल है। तो फिर जब रिस्क ही नेग्लिजिबल है तो फिर आपको उतना ज़्यादा मुनाफा तो देगी नहीं कोई कंपनी, है ना। बस अपने पैसे फुलफिल करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है जो भाई मुझे पैसे तो मिल ही जाने हैं किसी भी तरीके से। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मेजर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। 1875 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और ये सवाल बहुत बार पूछते हैं, इसको तो आपको दिमाग में रख ही लेना है। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा जो स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल है? तो फिर एक थर्मोमीटर होता है जिसको हम लोग कहते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में कैसे काम करता है? जैसे मान लो बड़े बड़े शेयर जो है ना, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, इसको एक तरीके से बल्क बना लिया गया। अब ये पूरा का पूरा अगर उठ रहा होगा तो फिर हम लोग कहेंगे जो मार्केट आज अच्छा है, अगर ये नीचे गिर रहा है तो कहेंगे मार्केट खराब है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में चलता है सेंसेक्स। सेंसेक्स में है टोटल 30 लार्जेस्ट कंपनीज। अब यही मार्केट को डिसाइड करती हैं, जो मार्केट ऊपर गया, सेंसेक्स आज ऊपर गया, या फिर सेंसेक्स आज नीचे गया। सिमिलरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया कब? तो 1992 में फेरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया था। अब ये जो आप सेंसेक्स देख रहे हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये है निफ्टी 50। यहाँ पे 50 मेजर कंपनीज हैं जो कि मार्केट के उतार और चढ़ाव को आम जनता को बताती हैं, न्यूज़पेपर को बताती हैं। और आपने सुना होगा जो निफ्टी आज ऊपर गया और निफ्टी नीचे गया। तो बेसिकली ये सारे के सारे एक तरीके से बेंचमार्क इंडेक्स है। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात आपने समझ ली तो चलिए कुछ कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज भी देख लेते हैं। खासकर CHSL, RRB, NTPC में कभी कभी पूछ देते हैं। तो दोस्तों, जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा होगा तो हम लोग कहेंगे मार्केट राइज कर रहा है, ये बुलिश मार्केट है, जिसको बुल से डिनोट करते हैं। समझ में आया? तो बुल का मतलब क्या है? जो मार्केट जो है वो ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया बुलिश। बियरिश किसको कहते हैं? तो जब मार्केट नीचे गिरता है ना, तो इसको हम लोग कहते हैं बियरिश। समझ में आया? ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं? तो जैसा कि अभी हम लोगों ने गिल्ट एज्ड फंड पढ़ा था ना, ठीक है, तो वो तो भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात हो गई थी। लेकिन कुछ कुछ कंपनी ऐसी हैं जो जिनके शेयर ब्लू चिप कंपनीज कहा जाता है, जो वो ब्लू चिप कंपनीज हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे SBI। आपने SBI पे पैसा लगा दिया और आपको पता है जो भाई अगर SBI डूबा तो पूरा इंडिया डूबेगा। तो यानी कि इसका मतलब ये है, जो ये बिग फिश है, बिग फिश का मतलब ये है जो इसका पूरा इम्पैक्ट मार्केट पे आपको देखने को मिलेगा। तो फिर कहीं ना कहीं आप श्योर रहोगे जो भाई SBI तो डूबने से रहा, क्योंकि इस पे गवर्नमेंट की बैकिंग है और ये अपने आप में बहुत बड़ा ये पोजीशन होल्ड करता है ना। तो ब्लू चिप कंपनीज वैसी कंपनी हो गई जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। LIC हो गई, SBI हो गया, या फिर कोई और भी कंपनी जो अपने HDFC बैंक हो गया। ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं ना, जो अगर इसमें आपने पैसा डाला तो फिर आप निश्चिंत हो जाते हो जो ये पैसा ज़्यादा डूबेगा नहीं। लेकिन अगेन यहाँ पे इंटरेस्ट कम मिलता है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में स्टेबल होती है, तो फिर आपको इंटरेस्ट भी कम ही मिलेगा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है दोस्तों, डिविडेंड यानी कि जो आप प्रॉफिट बना रहे हो ना, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, इसको हम लोग डिविडेंड कहेंगे।
मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप किसको कहते हैं? तो भाई किसी भी कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर का जो वैल्यू होगा ना, इसको हम लोग मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो दोस्तों, आप जब शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या फिर बीएसई में ये कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, तो फिर आप जो मुनाफा कमाओगे या फिर घाटा होगा, जो भी चीज़ होगा, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी बैंक अकाउंट में तो सेटल होगा। किस बैंक अकाउंट में सेटल होगा? आपके सेविंग्स अकाउंट में नहीं होगा ये सेटल, ठीक है। इसके लिए आपको एक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं डीमैट अकाउंट। इसका फुल फॉर्म होता है डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, ठीक है। यानी कि एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ अकाउंट, जहाँ पे आप शेयर को होल्ड करते हो, ठीक है। आपने ये शेयर खरीद लिया, अब ये शेयर किस फॉर्मेट में पड़ा हुआ है? तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके डीमैट अकाउंट का ये हिस्सा है, ठीक है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? मान लो कोई भी कंपनी के बारे में कुछ स्पेकुलेशन बड़ा सा आ गया, ठीक है। यानी कि आपको पता चल गया जो अब इंडिया में टेस्ला आ चुकी है, ठीक है। तो फिर क्या होगा? टेस्ला आ जाने के कारण जो बाकी की ईवी है, उसके मार्केट डाउन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है जो टेस्ला आएगी तो मार्केट को डिस्टर्ब कर देगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा? जो इनका शेयर गिरने लग जाएगा। लेकिन ये पूरा खेल स्पेकुलेशन के आधार पे है, यानी कि लोग बस सोच ही रहे हैं जो ये ऐसा हो सकता है ये मार्केट ना गिरे, ठीक है। तो फिर जब आपका शेयर गिरने लग जाता है, तो कहीं ना कहीं ये पूरे के पूरे मार्केट में वोलेटिलिटी ला देता है। तो फिर एक कॉन्सेप्ट है जो भाई एक सर्किट ब्रेकर लगा दो। सर्किट ब्रेकर क्या होता है? जो ये मार्केट को प्रोटेक्ट कर देता है ये अननेसेसरी स्पेकुलेशन से। यानी कि अगर कंपनी में दम होगा तो वो टिक जाएगी, अगर दम नहीं होगा तो वो गिरेगी, लेकिन स्लोली, एक दिन में नहीं गिरने देना है। तो इसके लिए हमें सर्किट ब्रेकर लगा देना है। सिमिलरली, अगर मान लो किसी भी कंपनी के बारे में कुछ ऐसा न्यूज़ आ गया जो उसको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या फिर कुछ भी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लो कोविड-19 आ गया, तो फिर कोविशील्ड का की जो कंपनी है, सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है, उसके शेयर आसमान छूने लग जाएंगे। लोगों को लगेगा इसमें पैसा लगाओ, क्योंकि कोविड आ चुका है, वैक्सीन ये बना रहा है, तो फिर आपको रातों रात मुनाफा होगा। तो फिर यहाँ भी सर्किट ब्रेकर लग जाएगा जो नहीं, ये मार्केट को खराब कर रहा है, मार्केट को स्टेबल रखना है। तो सर्किट ब्रेकर का आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया। पोर्टफोलियो क्या होता है? तो भाई पोर्टफोलियो ये होता है, जैसे मान लो आपने शेयर में पैसे लगाने हैं, शेयर में पैसे लगाने हैं तो आप लगाओगे टेलीकॉम में, फिर आप लगाओगे इंफ्रा में, आप फिर लगाओगे, कहाँ लगाओगे पैसे? मेडिसिन में लगा दो, फार्मास्यूटिकल्स में लगा दो, ठीक है, बाकी कहीं भी लगा दो। तो ओवरऑल आपका ये पोर्टफोलियो तैयार हो रहा है, यानी कि आपने जगह जगह पैसे लगा रखे हैं, ये आपका पोर्टफोलियो हो गया, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड भी इसी तरीके से ट्रेड करता है। जैसे मान लीजिए आपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में पैसा लगाया, जियो में लगा दिया, सोचा आपने जो भाई पैसे के पैसे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन बगल में एयरटेल ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च कर दी जिससे जियो का मार्केट हो गया खराब, तो फिर आपके पैसे डूब सकते हैं। लेकिन अगर आप ये खेल ना खेलो और आप अपने काम पे ध्यान दो, लेकिन आप एक वेल्थ मैनेजर हायर कर लो जो आपके लिए पैसे डिफरेंट कंपनीज में लगाएगा, ठीक है, और आपको मुनाफा करके देगा। तो फिर ये वेल्थ मैनेजर जो है वो क्या करेगा? वो हर किसी कंपनी के थोड़े थोड़े शेयर खरीद लेगा, ठीक है, और इसको एक बकेट में डाल के वो ट्रेड करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब कोई वेल्थ मैनेजर, जैसे मान लो आपने HDFC का कोई म्यूचुअल फंड ले लिया। अब म्यूचुअल फंड ये क्या करेगी? तो HDFC का जो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पे बैठे होंगे वेल्थ मैनेजर। अब यहाँ पे HDFC मिड कैप मान लो, मिड कैपिटलाइजेशन म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब ये हुआ जो HDFC आपको बताएगी, जो देखो ये मिड कैप वाले, मतलब मिडिल सेगमेंट वाले शेयर्स हैं जिसको हम लोग खरीदेंगे ओवरऑल, और इसी में आपका पैसा फ्लोट करता नजर आएगा। इसी के हिसाब से आपको फायदा और घाटा होगा। आप अपना काम करते रहो, पैसे हम लोग मैनेज करेंगे और आपको प्रॉफिट बना के देंगे। तो ये है बेसिकली म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बॉन्ड के बारे में बात कर ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखा है पिछले लेक्चर में। बॉन्ड क्या होता है? तो ये एक तरीके का डेट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट्स और गवर्नमेंट यूज करती है पैसा लेने के लिए। पीई रेशियो क्या होता है? तो अक्सर शेयर का वैल्यूएशन पीई रेशियो में कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? जो ये एक तरीके का रेशियो है जिसमें हाउ मच इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर यूनिट ऑफ अर्निंग। मतलब एक पैसा को अगर मान लो 100 रुपया 105 रुपया बना रहा है, तो फिर कितने लोग इसके लिए अग्री करते हैं? इसी को हम लोग पी रेशियो कहते हैं, ठीक है। दोस्तों, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जो भी स्टॉक का खेल चल रहा होता है, तो वहाँ पे ये मैडम निगरानी करती हैं। ये मैडम कौन है? तो ये हैं माधवी पुरी बुच।
कौन है ये? तो ये हैं चेयरपर्सन जो कि सेबी की फिलहाल हैं। इनको 2022 में अपॉइंट किया गया था, अभी भी ये कंटिन्यू कर रही हैं, ठीक है। और ये पहली महिला चेयरपर्सन है सेबी की, ये भी आपको समझना होगा। सेबी का ऑफिस कहाँ है, पूछ देते हैं सवाल, तो ये है मुंबई में, ठीक है। कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ दिया जाएगा जो सेबी कब आया था, ठीक है, सेबी कब आया था कहानी में। तो भाई देखो, शुरुआत इसकी हुई थी 1988 में, इंपॉर्टेंट है ये डेट याद रखना। लेकिन इसको कानून बना के दर्जा कब दिया गया, यानी कि इसको स्टैट्यूटरी पावर्स कब दिए गए, तो ये दिए गए 1992 में, 30 जनवरी 1992। तो ये आपको समझना होगा। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ दे सेबी एक्ट कब आया था, तो 1992, ठीक है। सेबी कब आया था, तो 1988। क्लियर है? या फिर अगर ये पूछ दिया जाए जो सेबी को कानूनी दर्जा कब दिया गया, तो 1992, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। फंक्शन की बात करें तो भाई ऐसा है, जो हम और आप जैसे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने का काम इनका है, ठीक है। कोई भी मान लो कंपनी बड़े बड़े दावे कर देगी जो भाई वो इलॉन मस्क के टक्कर में कोई बड़ी ईवी उतारने वाली है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होगी, तो इसको वेरीफाई कौन करेगा, तो सेबी करेगा। तो यानी कि कोई भी फ्रॉड और अनफेयर ट्रेड होगा उसको सेबी ही देखेगा। पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करेगा, ठीक है। ब्रोकर्स के बारे में देखेगा, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स, इन सभी के बारे में ये खेल देखेगा। जो ये खेल ढंग से हो रहा है नहीं हो रहा है, इसमें कोई बेईमानी तो नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अलावा कैपिटल मार्केट ग्रोथ, इन्वेस्टर एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटरमीडिएटीज, इन सभी के बारे में सेबी की ही जिम्मेदारी बनती है। अब जैसे कभी कभी क्या होता है ना, जो मान लो आपने शेयर खरीदा, आपने किसका शेयर खरीदा, सिंपली क्रैक क्रैक का शेयर खरीदा। शेयर आप सिंपली क्रैक के पास जाके नहीं खरीदोगे, आप जाओगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहाँ पे अगर ये लिस्टेड होगा तो वहाँ पे जाके आप खरीदोगे, ठीक है। अब मान लो आपका डेटा पहुँचा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऐसा एम्प्लॉय बैठा हुआ है जो कि करप्ट है, इसने आपका डेटा बेच दिया किसी थर्ड पार्टी को। अब आपको दिन रात कॉल आ रहे हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, जो भाई ऐसा है, जो भाई हमारे यहाँ शेयर में इन्वेस्ट करो। अब सामने वाले को ये पता है जो इस बंदे ने सिंपली टेक का शेयर खरीदा है, यानी कि इसके पास है पैसे, ठीक है। अब वो चाहेगा जो आप उसके लिए इन्वेस्ट करो। ये सारे के सारे फ्रॉड बैठे हुए हैं, समझ में आ रहा है? तो इसको कौन रोकेगा, तो इसको रोकेगा सेबी। समझ में आया? ठीक है। उसके अलावा आप एक और बात समझ लो, जो इसके पास क्वाजाई जुडिशल पावर भी होती है, वो चाहे तो लेजिस्लेटिव एक्शन भी ले सकती है, जुडिशियल ऑर्डर भी पास कर सकती है, ठीक है, या फिर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन भी निकाल सकती है। समझ में आया? फिर बाकी सभी लोगों को मानना भी पड़ेगा। दोस्तों, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये होता है जो जहाँ पे आपके पैसे की वैल्यू लगाई जाएगी, यानी कि अगर रुपया जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज में, तो इसका मतलब ये है जो इस रुपए की दूसरी करेंसी के हिसाब से क्या वैल्यू रहेगी, यानी कि मार्केट ड्रिवन जो वैल्यू होगी ना, वो मार्केट में ही पता चलती है। यानी कि फॉरेन एक्सचेंज का जो मार्केट है वो दिखाता है जो आपके रुपए की कितनी वैल्यू है, ठीक है। और अभी नेक्स्ट लेक्चर है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जो कैसे ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट काम करता है, किस तरीके से गवर्नमेंट इसमें अपना इंटरवेंशन करती है। फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फ्लोटिंग यानी कि डर्टी फ्लोट फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है। इन सभी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैनेज्ड फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, इन सभी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में चीज़ों को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड ये सारी चीज़ें रहने वाली हैं। हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज को रिजर्व्स को मेंटेन कौन करता है, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। और जिसमें कैसे ये मेंटेन करती है, तो फिर फॉरेन करेंसीज जैसे यूएस डॉलर, यूरो, गोल्ड रिजर्व्स या फिर स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है ना, ये कहाँ से आया, तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे भारत का बैंक है। वर्ल्ड का कौन सा बैंक है, तो वर्ल्ड बैंक तो है ही है, इसके अलावा एक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो कि बेसिकली हमारे यहाँ जो सेंट्रल बैंक है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसी तरीके से वर्ल्ड में ये काम करती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वो एक तरीके से करेंसी जो रखती है अपना, वो स्पेशल ड्राइंग राइट इसके फॉर्म में रखती है। अब ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है ना, वो ये बताता है जो आप कितना पैसा मार्केट से, वर्ल्ड से उठा सकते हो, आईएमएफ से उठा सकते हो, ठीक है। तो ये एसडीआर जो है, ये डिसाइड कैसे होता है, तो थ्रू बास्केट ऑफ करेंसीज, ठीक है। यानी कि एक बास्केट में बड़ी बड़ी करेंसीज हैं, जैसे यूएस डॉलर, यूरो, ठीक है, चाइनीज युआन, ये सारे के सारे बास्केट ऑफ करेंसीज का पार्ट है, और उसके बेसिस पे स्पेशल ड्राइंग राइट्स पता किया जाता है।
और इसी बास्केट ऑफ करेंसीज में सभी नोट्स की जितनी वैल्यू है मार्केट में उसके बेसिस पे एक वेटेज निकाला जाता है, मतलब ओवरऑल वेटेज को कंबाइन करके एक सिंगल वेटेज निकाला जाता है, और वही होता है आपका स्पेशल ड्राइंग राइट्स। डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। डिराइवेटिव्स मार्केट को समझ लो क्या सीन है, ठीक है। डिराइवेटिव्स का मतलब ये होता है जहां पे आप चीज़ों को अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू को डिराइव करते हो। यहाँ पे चीज़ें यूं ही ट्रेड नहीं हो रही हैं, उसकी वैल्यू ट्रेड हो रही है, ठीक है। यानी कि डिराइवेटिव जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है एक तरीके का, ना ही कोई एसेट। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसको मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ। कहानी बस इतनी है, जो देखो मेरे गांव में एक किसान था, ठीक है। इसने क्या किया, आम के पेड़ लगाए। क्या लगाए? आम के पेड़। इसने देखा जो भाई इस बार आम की फसल बहुत ही अच्छी हो रही है, ठीक है। बड़ा खुश था जो भाई मुनाफा अच्छा खासा होगा। लेकिन इसको दिख गया जो भाई छोटे छोटे कीड़े भी आम में लग रहे हैं अभी। और इसको ये पता है जो ये ऐसा ही सीन एक बार हुआ था आज से 5 साल पहले। जो भाई आम की पैदावार तो अच्छी खासी दिख रही थी, लेकिन यही छोटे छोटे कीड़े जो हैं वो सारे के सारे आम को खाकर बर्बाद कर चुके थे। अब इसके दिमाग में ये सवाल आएगा जो भाई ऐसा है, जो फ्यूचर में मुझे या तो इस आम के पेड़ से फायदा होगा, प्रॉफिट, या फिर लॉस यानी कि घाटा। अब ये करे तो करे क्या? क्या ये फ्यूचर का इंतजार करे? तो नहीं, ये व्यापारी से संपर्क करेगा जो कि आम बेचते हैं। उनको बोलेगा जो भाई तुम ये पेड़ खरीदोगे? तो अब व्यापारी कहेगा जो भाई बिल्कुल खरीदेंगे, फसल तो बड़ी अच्छी दिख रही है, ठीक है, लेकिन मुझे कुछ कीड़े भी दिख रहे हैं। तो वो कहेगा जो भाई वो कीड़े मैनेजमेंट से ठीक हो जाने हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता है, प्रॉफिट में ही रहोगे। तो फिर कहेगा जो ओके, आम तो अभी बहुत ही छोटे हैं लेकिन बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन इसी हिसाब से मैं तुम्हें पर पेड़ 2,000 रुपये दूंगा। पर पेड़ 2,000 रुपये की वैल्यू लग गई। अब किसान ये सोचेगा जो भाई यूं तो मैं इससे 4,000 रुपये कमा सकता था, लेकिन 2,000 में गुजारा करने में भलाई है। क्यों? क्योंकि ये कीड़े जो हैं वो फ्यूचर में हो सके तो चीज़ों को बर्बाद कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है, तो ये डिराइवेटिव पे ट्रेड हो रहा है। आम अभी पककर तैयार नहीं हुए हैं। ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट रेडी तब हो गया है जो चीज़ें फ्यूचर में ट्रेड हो रही हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली इसका फायदा फ्यूचर में देखने को मिलेगा, लेकिन ये ट्रेड आज ही हो जा रहा है। ये सारा खेल डिराइवेटिव मार्केट के थ्रू होता है। आम यहाँ पे हो गया अंडरलाइंग एसेट। क्लियर है? तो सारे कंडीशन को देखते हुए यहाँ पे फैसला लिया गया है। इसको रिस्क मैनेजमेंट, स्पेकुलेशन और आर्बिट्रेज भी कहेंगे, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, तो इसके लिए कुछ कुछ टाइप्स हैं, उसको समझ लेते हैं। एक तो है फॉरवर्ड्स एंड फ्यूचर्स। इसका मतलब ये हुआ जो भाई तुम ये 2,000 रुपये पकड़ो और तुम, आज है मार्च, आप मुझे अप्रैल में या फिर मई में इतने तारीख को इतना आम सप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स का ट्रेड। ऑप्शंस का मतलब ये होता है जो भाई यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा। तो ऑप्शन ये होगा जो भाई आपको आम खरीदना है या नहीं खरीदना है बाद में, उसका भी आप फैसला ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे 2,000 रुपये नहीं, यहाँ पे ज़्यादा पैसे लगेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिल जाता है जो आप खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, नहीं खरीदना चाहते हो तो नहीं भी खरीद सकते हो। यानी कि ऑब्लिगेशन वाला कॉन्सेप्ट रिमूव कर दिया गया है। तो यानी कि इसका मतलब यह है जो अगर कॉल ऑप्शन आप डाल रहे हो, इसका मतलब यह है जो यू हैव राइट टू बाई। पुट ऑप्शन डाल रहे हो यानी कि यू हैव टू राइट टू सेल। सिमिलरली स्वैप का कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर आपको ये पता है जो आने वाले समय में आपका रुपया जो है वो मजबूत होने वाला है डॉलर के मुकाबले, तो फिर आप क्या करोगे, जो एक सर्टेन डेट के हिसाब से आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे जो भाई इतना रुपया मैं आपको दे दूंगा, इतने डॉलर आज ही आप मुझे दे दो, ठीक है। तो ये हो गया एक तरीके का स्वैप्स। समझ में आया? तो इस तरीके से स्पेकुलेशन के बेसिस पे ये डेरिवेटिव मार्केट चलता है। कमोडिटी मार्केट क्या होता है? कमोडिटी मार्केट यहाँ पे कमोडिटीज के ट्रेड के लिए बनाया गया है, ठीक है। मार्केट फॉर ट्रेडिंग रॉ मटेरियल्स और प्राइमरी प्रोडक्ट्स। हार्ड कमोडिटीज किसको कहते हैं? जो आप जमीन से खोद कर निकालते हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल। सॉफ्ट कमोडिटी किसको कहते हो? जो व्हीट, कॉफी, शुगर, ये सारे के सारे कमोडिटी हैं, है ना। तो ये सॉफ्ट कमोडिटी हो गए। इसको कौन रेगुलेट करता है? इसके लिए पहले फॉरवर्ड मार्केट कमीशन बनाया गया था, लेकिन अब ये भी सेबी के अंदर आता है।
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड क्या होता है? अब दोस्तों इसको कहीं तो आप ट्रेड करोगे, कहाँ करोगे? तो आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहाँ पे ट्रेड करोगे, तो ये एमसीएक्स वही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कमोडिटी की वैल्यू लगाई जाती है। अब मान लो आपने बहुत ही ज़्यादा सरसों उगा दिया, ठीक है, मस्टर्ड बहुत ही ज़्यादा उगा दिया। आप जाओगे, मस्टर्ड को की क्वांटिटी को आप डाल दोगे कहाँ पे? तो आप डाल दोगे वेयर हाउस में, कहीं भी डाल दो, ठीक है, वहाँ से आप स्लिप ले लोगे और इस स्लिप को लेके आप एमसीएक्स में ट्रेड कर सकते हो। समझ में आया? तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। एमसीएक्स जो है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये कब स्टेब्लिश हुआ था? तो इन 2003। कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड टर्म्स को भी जान लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब क्या हुआ? जो कोई कंपनी जो है वो सीधा किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रही होती है, तो इसको हम लोग कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब जैसा एग्जांपल पे तौर पे देखें, किया कार कहाँ की है? तो ये है आपको कोरिया की, है ना? कोरिया की इंडिया में क्या कर रही है? तो कार बना रही है, किया सोनेट सेल्टोस, यानी कि ये एक तरीके से इंडिया में एफडीआई है। अभी आपने सुना होगा जो एप्पल कंपनी है जो कि आईफोन बना रही है, कहाँ पे? इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग दोनों हो रहा है भारत में। कहाँ पे? तो तमिलनाडु में, बेंगलोर में। कौन कर रहा है? तो फॉक्सकॉन कर रहा है, वही चाइनीज कंपनी। अब उन्होंने इंडिया को एज एन एवेन्यू समझा है, तो ये एक तरीके से एफडीआई है जो कि इंडिया में आ रही है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। समझ में आ गया है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? तो दोस्तों इसको हम लोगों ने ऑलरेडी समझ रखा है हॉट मनी के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। क्या होता है ये? जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर ये देख रहा है जो भाई यूएस के मार्केट में मज़ा नहीं आ रहा है, हमें यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं मिल रहा है, लेकिन भारत में जो एक कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक फॉर एग्जांपल, उनके स्कूटर भले ही जल जाते हों लेकिन ये अपने शेयर पे इंटरेस्ट अच्छा खासा दे रही है, तो थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा लेकिन मुनाफा भी ज़्यादा होगा, तो चलो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। तो वो आपको ओला कंपनी में पैसे नहीं डाल रही है, ठीक है, वो ओला के शेयर सिर्फ खरीद रही है। वो जब मर्जी चाहे उसको बेच के निकल लेगी, जैसे ही स्कूटर जलने शुरू होंगे वो बेच के निकल लेगी। तो ये हो गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये होता है हॉट मनी, ठीक है, ओला के स्कूटर्स की तरह हॉट, ठीक है। तो आप मुझे बताओ रिस्क ज़्यादा किस में है? तो देखो भारत के लिए रिस्क आपको एफपीआई में है। अब क्यों रिस्क है? तो देखो एक तो रोक नहीं सकती, क्यों? क्योंकि अगर ये रोकेगी तो दिक्कत है, फिर कैपिटल आएगा कहाँ से? और दूसरी बात ये, जो ये पैसा आते ही कभी भी खिंच जाता है, कोई गारंटी नहीं है। जब मार्केट खुला स्पेकुलेशन के आधार पे खिंच गया, अभी जैसे एलपीजी क्राइसिस हो रही है, या फिर आप समझ लो जो ये जो ईरान और इसका यूएस का वॉर चल रहा है, मार्केट पे असर पड़ता है, पैसे रातों रात खिंच जा रहे हैं। लोगों को पता है जो भाई भारत अभी तकलीफ में है, उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल नहीं आ रहा है, तो फिर वो दिक्कत है, ओवरऑल उसको इंडिया का पोर्टफोलियो बेकार दिखेगा, तो फिर कोई भी इन्वेस्टर पैसा खींच लेगा भारत से, मार्केट खराब हो रखा है। लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रातों रात पैसा नहीं खींचा जा सकता, तो ये थोड़ा सा स्टेबल होता है, तो ये स्टेबल होने के कारण हमारे लिए ये सुविधा बेटर है, ठीक है। मसाला बॉन्ड क्या होता है? तो ये होता है रुपी डोमिनेटेड बॉन्ड्स इशूड बाय इंडियन एंटिटीज इन द फॉरेन मार्केट। अब जैसे लंदन का स्टॉक एक्सचेंज एक्सचेंज है और वहाँ पे आपको बॉन्ड जारी हुआ है जिसका नाम है मसाला बॉन्ड, यानी कि जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी आपको फेस वैल्यू मिलेगी वो इंडियन करेंसी में मिलेगी, इसी को हम लोग मसाला बॉन्ड के नाम से जानते हैं। सवर्ण गोल्ड बॉन्ड क्या होता है? तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन डिजिटल गोल्ड इंस्टेड ऑफ फिजिकल गोल्ड। ऐसा क्यों? डिजिटल गोल्ड क्या होता है भाई साहब? कोई बात थोड़ी ना हुई डिजिटल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड लेके क्या करोगे? फिजिकल गोल्ड होता है। बात तो सही है, लेकिन आप एक बात समझो, जो आज भी हमारे यहाँ जो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट होता है वो है ऑयल, ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट जो होता है वो है गोल्ड। समझ में आया? तो जो भी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, अगर वो ज़्यादा इंपोर्ट हो रही होंगी तो कहीं ना कहीं वो हमारी कंट्री पे बर्डन डालती हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये गोल्ड आ रहा है, ठीक है, जिसपे हम लोग ताबड़तोड़ इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भारत पे बर्डन डालता है। तो फिर मोदी जी ने सोचा जो सवर्ण गोल्ड बॉन्ड निकाल देते हैं। लोगों को अगर पैसा रखना ही है तो तुम डिजिटल गोल्ड में रखो ना, जो कि पेग्ड होगा फिजिकल गोल्ड से। पेग्ड का मतलब यह है जो इसकी वैल्यू फिजिकल गोल्ड से ही डिराइव होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो फ़ायदा ये होगा जो भाई पैसा सिस्टम में घूम रहा होगा,
ना ही कहीं रिजर्व में रखा जाएगा। जैसे मान लो आपने 1000 रुपये आपके पास हैं, आप इसको जाके गोल्ड खरीद लोगे और इस गोल्ड को आप तकिए के नीचे डाल के सो जाओगे, सोचोगे जो भाई इसका रेट बढ़ेगा तो फिर मेरा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन पैसा कहीं ना कहीं अटक गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिजिटल गोल्ड में क्या है, पैसा सिस्टम में ही है। यहाँ पे गोल्ड आपने इंपोर्ट किया है बाहर से, ठीक है, जिसको आपने तकिए के नीचे दबा रखा है, अब ये पैसा भारत से निकल गया, ठीक है, लेकिन ये डिजिटल गोल्ड वाला पैसा तो हमारे भारत में ही घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको इकोनॉमी में मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा। तो इसीलिए सोचकर डिजिटल गोल्ड का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और आपको बता दें, हमारे यहाँ भारत में इतना सोना है, इतना सोना है मत पूछो, बहुत सोना है। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। इंश्योरेंस मार्केट एंड IRDAI। क्या याद रखना है आपको, बस इतना याद रखना है, जो जिस तरीके से बैंक को कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, सेबी, इसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए IRDAI बनाया गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कब बनाया गया, तो 1999 में, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे ये पूछा जाएगा जो IRDAI को मान्यता कब मिली, तो ये आपको 2000 में ऑटोनॉमस बॉडी बन जाती है वो, ठीक है, यानी कि इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कब आया IRDAI, तो 1999। ऐसे सवाल आते हैं, इसलिए मैं बार बार इन सभी चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा हूँ। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पहले था दिल्ली में, अब है हैदराबाद में। हैदराबाद ही याद रखना, दिल्ली क्यों याद रखोगे, है ना। तो दोस्तों अब आपने एक और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये याद रखना है, जो इंश्योरेंस ये जो बना है ना IRDAI, ये किसकी कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना है, तो मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पे। पूछते हैं सवाल, जैसे आपसे पूछ देंगे नाबार्ड जो है वो किसके रिकमेंडेशन पे बना था, तो ये शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना है। स्टैटिक जीके में कमिटी एंड कमीशंस करके एक लेक्चर मिल जाएगा आपको, वो जाके भी देख लेना, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, सारी एक ही जगह देखने को मिल जाएंगी। तो जब आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं तो बेसिकली वो आपका एक तरीके से रिवीजन ही होगा, जाके देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों अब ये इंश्योरेंस मार्केट जो है वो क्या करता है, तो मान लो कोई आदमी ये कह रहा है जो भाई मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरी पॉलिसी खरीदो, तो फिर आपके इंटरेस्ट की रक्षा वो कंपनी नहीं करेगा, उसके पीछे में कोई रेगुलेटर होगा, तो ये रेगुलेटर है IRDAI, जो ये इंश्योर करेगा जो भाई आपको एक जो पॉलिसी होल्डर है उसको कोई बीमा कंपनी सारी चीज़ें समय पे मुहैया कराए, वो मुकर न जाए, ठीक है। तो ये आया, अगर मान लो आपने कोई मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस कराया और किसी कंपनी ने कंपनी मुकर गई, कह रही कि नहीं हम तुम्हें नहीं देंगे, कहाँ जाओगे, IRDAI को कंप्लेन करोगे, समझ में आया। तो दोस्तों अब इंश्योरेंस सेक्टर का में जहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लगाया जाता है, एक तरीके का बहुत बड़ा सोर्स है ये फाइनेंशियल मार्केट में लॉन्ग टर्म कैपिटल का। इसके दो प्रकार हैं, एक तो है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आपके लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ है, इसका सबसे बड़ा प्लेयर है LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसका हाल ही में आप समझो गवर्नमेंट ने एक तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट किया था, IPO लॉन्च किया था, 21,000 करोड़ उसने पैसे बनाए थे, ठीक है। तो LIC कब आया था कहानी में, तो कहानी में आया था 1956 में, इंडिया का लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड इंश्योरेंस कंपनी है। इसका मार्केट में क्या रोल है, तो भाई LIC में जो भी पैसे आप डालते हो वो पैसे कहाँ जाते हैं, तो LIC में जो भी पैसे आप डालते हो वो सारे के सारे LIC गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदती है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, समझ में आए, तो कहीं ना कहीं वो देश को ही पैसा जा रहा होता है, ठीक है, ज़्यादातर, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कैपिटल मार्केट्स में ये पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद करता है। जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो हेल्थ, व्हीकल, होम्स, फायर प्रोटेक्शन, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहानी में कब आया, तो ये कहानी में आया आपको 1972 में, ठीक है। एक और बात आप समझ लो, इसके साथ कहानी खत्म। अभी हाल ही में आया है आपका यही इंश्योरेंस को लेके कानून, ठीक है, मतलब बीमा कानून संशोधन हुआ है 2025 में। इसके तहत ये जो FDI है ना, जो बाहर से पैसा आता है, इसकी पहली लिमिट थी आपको 74%, इसको बढ़ा के अब 100% कर दिया गया है। सुपर हॉट क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले लेक्चर में, बहुत ही मज़ेदार लेक्चर है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत ही ज़्यादा सवाल आते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें है LPG रिफॉर्म्स, जो कि SSC एग्जामिनेशन के लिए हॉट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।